In this section, we will be learning about the chapter number 5 of therapeutics, which is one of the most important chapter of the entire book, and we should learn this chapter by heart as it sets the basis for the manual therapy, right? So basically this chapter is all about mobilization, right? Mobilization that is very specific to the joint, right? As the name mentioned, it is a joint mobilization, right? So what is mobilization? First of all, we will be learning about the definition of mobilization. The word mobilization comes from mobility, right? As the name indicates, the mobilization comes from mobility. mobilization का जो लफ्ज़ है ये कहाँ से निकलता है? मोबिलिटी से निकलता है. तो बेसिकली इसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम लोग जो है वो जॉइंट के अंदर उनकी जो मूवमेंट होती हैं उनको यूटिलाइज करते हैं. मूवमेंट कौन कौन सी हम लोग यूटिलाइज करते हैं? मोस्ट कॉमनली हम लोग जो है वो फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स को भी यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस मूवमेंट का इसने स्पेसिफिकली जिक्र किया हुआ है वो हमारे पास स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होती है, जिनको हम लोग जॉइंट प्ले मूवमेंट्स कह रहे होते हैं. ठीक है, इन मूवमेंट को यूटिलाइज करते हुए हम अपने दो थेरेप्यूटिक गोल्स को अचीव करते हैं, जिसमें नंबर 1 गोल क्या होता है? पेन को रिलीव करना, पेन को मॉड्यूलेट करना, पेन को कम करना. और दूसरा इसका मकसद ये होता है कि वहाँ की ऑब्वियसली एज द नेम इंडिकेट्स मोबिलिटी, सो यहाँ के जो है वो मोबिलिटी को क्या करना? इंक्रीज करना. वहाँ पर अगर कोई एडहेजन है तो उसको ब्रेक करना. दिस वाज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मोबिलाइजेशन. ठीक है, यही एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है वो हमारी बुक के अंदर भी लिखी हुई है. अभी हम बुक से भी देखते हैं. अच्छा, अब जब हम बात करते हैं मोबिलाइजेशन की, तो इस बुक के अंदर एक चीज़ उसने जो है वो मेंशन की हुई है, मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन, राइट? मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन. एक बात आपने याद रखनी है, जब हम क्लिनिकली बात कर रहे होते हैं तो हम मैनिपुलेशन को समझते हैं यूजुअली कि ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी की वो थ्रस्ट टेक्निक्स हम सुनते हैं नहीं, काफ़ी ज़्यादा हाई वेलोसिटी की टेक्निक्स होती हैं और स्मॉल एम्पलीट्यूड की होती हैं, यानी विद इन सेकेंड्स जो है वो आप एक फ़ौरन से थ्रस्ट अप्लाई करते हैं जॉइंट के ऊपर, राइट? सो दीज आर द मैनिपुलेशन टेक्निक्स. इस बुक में इसने मैनिपुलेशन और मोबिलाइजेशन को इंटरचेंजेबली यूज़ किया. उसने ये डेफिनेशन नहीं रखी जो हम क्लिनिक में सुनते हैं, उसने इसको एक अलग चीज़ का, उसने इसको HVT यानी हाई वेलोसिटी थ्रस्ट कह दिया. ठीक है, जिसके आगे उसने स्लैश डाल के मैनिपुलेशन लिखा. बट मोस्ट कॉमनली इस चैप्टर में वो मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन को जो है वो इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा है. सो बेसिकली इस चैप्टर में जब भी आप मोबिलाइजेशन या मैनिपुलेशन की बात करेंगे, दैट मीन्स वेरी सिंपल कि अगर हम लोग जब भी ऑसिलेटरी मोशंस की बात करें, जो कि मोबिलाइजेशन होती है, ऑसिलेटरी मूवमेंट्स होती हैं, स्मॉल जो है हमारे पास इनकी जो वेलोसिटी होती है वो कम होती है और इनका जो एम्पलीट्यूड होता है वो कंपैरेटिवली हाई होता है. ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द ग्रेड ऑफ मोबिलाइजेशन विच वी आर अप्लाइंग टू द पेशेंट. तो ये इस तरह की टेक्निक्स को बेसिकली हम क्या कहते हैं? मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन. तो मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन को इसने इंटरचेंजेबली यूज़ किया है. ये डेफिनेशन की ये हाई वेलोसिटी थ्रस्ट अप्लाई करता है, स्मॉल एम्पलीट्यूड की टेक्निक होती है, इसको उसने कह दिया दैट इज HVT विच इज कॉल्ड एज हाई वेलोसिटी थ्रस्ट, राइट? तो अभी तक हम लोगों ने अपनी दो डेफिनेशन बेसिकली यहाँ पर कंप्लीट कर ली. तीसरी डेफिनेशन है जी कि ये हमारे पास क्या है? सेल्फ मोबिलाइजेशन की. वो कहते हैं कि सेल्फ मोबिलाइजेशन आर एक्चुअली सेल्फ स्ट्रेचिंग टेक्निक्स, राइट? मोबिलाइजेशन के अंदर वो कहते हैं कि ये सेल्फ स्ट्रेचिंग टेक्निक्स होती हैं. इस तरह की टेक्निक्स होती हैं जो कि क्या यूज़ कर रही होती है? जॉइंट की ट्रैक्शन या डिस्ट्रैक्शन फोर्सेस को. देखें, ट्रैक्शन क्या होती है? जब भी हम उसको इस तरह से अपार्ट करते हैं, जब भी कोई पुलिंग फोर्स अप्लाई होती है, पर्टिकुलरली जो लॉन्गिट्यूजनल पुल होता है ना, आगे हम डेफिनेशन में भी पढ़ेंगे, जो लॉन्गिट्यूजनल पुल लग रहा होता है ना जॉइंट्स के ऊपर, उनको हम लोग क्या कह रहे होते हैं? दैट इज कॉल्ड एज ट्रैक्शन. ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर राइट एंगल पे हम मूवमेंट कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रैक्शन, राइट? सो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? इस तरह के सेल्फ स्ट्रेचिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं जो कि जॉइंट के ऊपर ट्रैक्शन अप्लाई करती है, ट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करती है, और वो जो भी फोर्स होती है, जो भी स्ट्रेच होता है, वो किसके ऊपर डायरेक्ट होता है? टू द जॉइंट कैप्सूल. ठीक है, इनको हम सेल्फ मोबिलाइजेशन टेक्निक करते हैं. आगे जब हम लोग स्पेसिफिक रीजनल चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे अगर हम शोल्डर का चैप्टर पढ़े हैं, अगर हम लोग जो है वो नी का चैप्टर पढ़े हैं, तो उसके अंदर स्पेसिफिकली हर पार्ट की उसने जो है वो टेक्निक्स इस तरह की मोबिलाइजेशन को जो है ना वो उसने एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है, ये बात होगी सेल्फ मोबिलाइजेशन की. नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट. ठीक है, अब डेफिनेशन नेम से ही पता चल जाती है. मोबिलाइजेशन वो टेक्निक्स जो थेरेपिस्ट पैसिवली अप्लाई कर रहा है, और मूवमेंट वो टेक्निक्स जो कि पेशेंट खुद परफॉर्म कर रहा है. सो मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट आर द टाइप ऑफ थेरेप्यूटिक टेक्निक्स इन विच the therapist is applying passive mobilization to the joint, passive mobilization to the joint capsule, that is directed to the joint capsule, while the patient attempts to perform the movement that is very specific
specific to that joint. For example, therapist is applying gliding to the patient. therapist जो है वो patient को glide apply कर रहा है. let's suppose हम जो है वो उसको कहते हैं कि हम आपको anterior glide दे रहे हैं, ठीक है. इस केस के अंदर anterior glide देना है तो आगे से patient क्या कर रहा है, वो shoulder की flexion परफॉर्म कर रहा है, ठीक है. तो मूवमेंट जो है वो स्पेसिफिक हो जाएंगी जो कि हमारे जॉइंट से. तो दीज आर द टाइप ऑफ टेक्निक्स जिसके अंदर जो है पेशेंट खुद से मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और थेरेपिस्ट जो है पेशेंट के ऊपर एट द सेम टाइम क्या अप्लाई कर रहा है, मोबिलाइजेशन अप्लाई कर रहा है. ठीक हो गया, ये चीज़ हमारे पास क्लियर होगी. कुछ बेसिक डेफिनेशन है, पहले हम इन बेसिक डेफिनेशन को एक बार अपनी बुक से जो है वो गो थ्रू करते हैं ताकि हमें बुक से भी जो है वो क्लैरिटी मिल जाए. सबसे पहले हमें यहाँ पर उसने मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन की डेफिनेशन दी है. सो दिस इज द डेफिनेशन. दीज आर द पैसिव skilled manual therapy techniques applied to the joints and related soft tissue at varying speeds and amplitude using physiological and accessory motion for therapeutic purposes. And what therapeutic purposes, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, to modulate pain and to improve the mobility, right? So ये चीज़ आ गई. उसके बाद उसने हम लोग को यहाँ पर ये बताया हुआ है कि हमारे पास नेक्स्ट पे आ जाती है thrust manipulation, या उसको उसने HVT कहा. जैसे कि मैंने आपको बताया ये टेक्निक्स वो है जो कि हाई वेलोसिटी की हैं और शॉर्ट एम्पलीट्यूड की टेक्निक्स है, राइट. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पे आती है सेल्फ मोबिलाइजेशन टेक्निक, जिसको उसने ऑटो मोबिलाइजेशन भी कहा, ठीक है. अच्छा, ये बात कि उसने मैनिपुलेशन और मोबिलाइजेशन को इंटरचेंजेबली यूज़ किया, वो इस बात इसके अंदर जो है ना उसने लिखी हुई है, ठीक है. अच्छा, एक बात जो उसने यहाँ पर लिखी हुई है जो मैंने आपको पीछे भी बताया कि ये जो टेक्निक्स होती हैं, जो थ्रस्ट मैनिपुलेशन टेक्निक्स होती हैं, यूजुअली होती हैं अगर एबनॉर्मल पैटर्न हो गया या एबनॉर्मल अलाइनमेंट है तो उसको डील करने के लिए होती हैं, राइट. तो यही चीज़ उसने लिखी हुई है कि इसमें हम लोग परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ पैथोलॉजिकल लिमिट ऑफ द जॉइंट and is intended to alter the positional relationship, snap adhesion और stimulate joint receptor, right. पैथोलॉजिकल लिमिट से ही मुराद यही है कि जी लेट सपोज पेशेंट मूवमेंट परफॉर्म कर रहा था लेकिन जी उसके जॉइंट के अंदर यहाँ पर एडहेजन बना था, इस रेंज के अंदर वो मूवमेंट इससे आगे नहीं जा रहे थे, तो हमने उसको फ़ौरन से थ्रस्ट मैनिपुलेशन दिया. जाहिर सी बात है पेशेंट पे डिपेंड करता है, देख के पेशेंट को देंगे ताकि जो है वो उसकी मूवमेंट की रेंज है वो थोड़ी इन्हांस हो सके. तो दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ थ्रस्ट मैनिपुलेशन. नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ मोबिलाइजेशन. As I have mentioned, these are the self-stretching techniques. Then there is the mobilization with movement. Very important definition. Mobilization with movements is the concurrent application of sustained accessory mobilization applied by the therapist and active physiological movement to the end joint applied by the patients. Right? ये चीज़ इसके अंदर थी और ये मूलिगन का कॉन्सेप्ट था, ठीक है. इसके बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट डेफिनेशन फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स की. देखिए, हम लोगों ने ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स एक टर्म पढ़ी हुई है और आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स पढ़ी हुई है. आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स आर द टाइप ऑफ मूवमेंट्स दैट आर वेरी स्पेसिफिक टू द जॉइंट. ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स आर द मूवमेंट जो कि किस तरह से हो रही है, बोन्स के ऊपर हो रही हैं. अच्छा, ठीक हो गया, ये चीज़ आ गई है. अब बात ये है कि बोन के ऊपर किस तरह की मूवमेंट्स होती हैं. वो कहते हैं कि फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स हमारे पास दो तरह की होती हैं. हम ज़रा यहाँ पर पढ़ते हैं. कहते हैं कि फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स हमारे पास दो तरह की होती हैं. एक उसने कह दिया कि हमारे पास जो है कंपोनेंट मोशन होता है और दूसरा हमारे पास जो है वो जॉइंट प्ले टेक्निक्स होती हैं, राइट. सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे कि दीज आर द फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स, और फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स के अंदर हमारे पास हमने कहा कि दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं. कंपोनेंट मूवमेंट्स होती हैं. अच्छा, कंपोनेंट मोशन क्या होते हैं, ठीक है. एसेसरी मोशन, फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स के अंदर ही एसेसरी मोशन थे और एसेसरी मोशंस के अंदर ही हम लोग क्या इस टाइम पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं कंपोनेंट मोशन. अच्छा, कंपोनेंट मूवमेंट्स इस तरह की मूवमेंट्स होती हैं. देखें, लेट सपोज हम जॉइंट के ऊपर एक मूवमेंट कर रहे हैं, हम जी फ्लेक्शन कर रहे हैं, किसकी जी, शोल्डर की फ्लेक्शन करें. एट द सेम टाइम वाइल वी आर परफॉर्मिंग शोल्डर फ्लेक्शन, ये बात तो हमें पता है कि मूवमेंट एक पर्टिकुलर जॉइंट के ऊपर एट अ टाइम ऐसा नहीं हो सकता कि एक मूवमेंट हो. और पर्टिकुलरली जब हम डेली लाइफ के अंदर मूवमेंट्स कर रहे होते हैं तो हमारी मूवमेंट सिंक्रोनाइज पैटर्न में होती हैं. ऐसा नहीं हो सकता कि खाली एक मूवमेंट करके मैं अपना फंक्शनल गोल अचीव कर सकूँ, राइट. तो बेसिकली वो चीज़ तो रेलिवेंट नहीं है, लेकिन ये बात है कि जब भी हम लोग एक पर्टिकुलर जो मूवमेंट कर रहे होते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई और पार्ट आपका मूव कर रहा होता है. ऐसा नहीं हो सकता कि स्पेसिफिकली मूवमेंट जो है वो एक ही जगह पे हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर परफॉर्मिंग शोल्डर फ्लेक्शन एट द सेम टाइम हमें पता है कि जी स्कैपुला भी आपकी मूव करेगी, राइट. एट अ सर्टेन रेंज ज़्यादा मूव करेगी. हम लोगों ने स्कैपुलर ह्यूमरल रिदम पढ़ा. सो दीज आर, ये जो स्कैपुला का मोशन है, टारगेटेड मोशन क्या है, फ्लेक्शन, लेकिन इनवॉलंटरी यहाँ पर मोशन कौन सा हो रहा है,
स्कैपुला की जो है ना वो हो रही है एलिवेशन, प्रोट्रैक्शन और अपवर्ड रोटेशन, आप इसको कुछ भी कह लें, ठीक है। अपवर्ड रोटेशन हो रही है जी हमारे पास स्कैपुला की, सो दैट इज़ द कंपोनेंट मोशन जो कि इसके अंदर एडिशनल हो रहा है। इसी तरह उसने हमारी बुक में हम लोग को एक और एग्जांपल दी और वो ये दिया कि जो हमारे पास जो रोटेशन है फिब्यूला की वो भी एंकल मोशन के साथ हो रही है, सो दैट इज़ एन ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ द कंपोनेंट मोशन, ठीक है। फिर इसके बाद आती हैं जी कुछ जॉइंट प्ले मूवमेंट। कहते हैं कि जब भी हमारे पास हमारी बोन्स वगैरह मूव कर रही होती हैं, ठीक है, तो कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जो हमारे विद इन द जॉइंट सरफेस हो रही होती हैं, ठीक है। इनमें हमारे पास स्लाइडिंग मूवमेंट्स हो सकती हैं, ग्लाइडिंग मूवमेंट्स हो सकती हैं, रोलिंग मूवमेंट्स हो सकती हैं। सो बेसिकली दीज आर द जॉइंट प्ले मूवमेंट्स एंड वी आर यूटिलाइजिंग दीज मूवमेंट्स इन ऑर्डर टू improve the mobility and the pain modulation in patients। बेसिकली मोबिलाइजेशन का गोल ही यही मूवमेंट्स, हम इन्हीं मूवमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, जिसमें पर्टिकुलरली हम कौन से मूवमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, स्लाइडिंग या ग्लाइडिंग मूवमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स, जिसमें हमने कंपोनेंट और जॉइंट प्ले मूवमेंट्स को पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है जी रेस्टिंग पोजीशन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, कहते हैं कि ये वो मूवमेंट है, ये वो पोजीशन है, रेस्टिंग है तो ये वो पोजीशन है जिसमें आपका जॉइंट जो है वो रिलैक्स होता है, ठीक है। कोई मूवमेंट नहीं हो रही है उसके ऊपर, बिल्कुल रिलैक्स है, और ये वो मूवमेंट है, ये वो स्टेज है जिसके अंदर मैक्सिमम मोबिलिटी पॉसिबल है आपके जॉइंट के ऊपर, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एज दी रेस्टिंग पोजीशन, ठीक है। और ये मूवमेंट है जिसके अंदर आप मैक्सिमम मोबिलिटी को तो अचीव करें, लेकिन साथ में साथ आपकी जो मूवमेंट है उसके अंदर जॉइंट के ऊपर या मसल के अंदर टेंशन जो है वो कम है। देखें, जब भी हम रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो हम लोगों ने एक बात करी थी, रिलैक्सेशन मीन्स कि आपके मसल्स के अंदर, ये किसी भी पार्ट के अंदर जो भी मूव कर रहा है एट द सेम टाइम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर, उसके अंदर जो टेंशन है ना वो कम होगी, कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स के अंदर टेंशन कम होगी, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन, राइट। तो वो मूवमेंट, वो पोजीशन जिसके अंदर ग्रेटेस्ट मोबिलिटी पॉसिबल है विदाउट प्लेसिंग मच टेंशन ऑन द जॉइंट और ऑन द मसल्स और ऑन द कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स, दिस इज कॉल्ड एज द रेस्टिंग पोजीशन। इसके सिंपल नाम है, इसको ओपन पैक पोजीशन भी कहा जाता है, इसको लूज पैक पोजीशन भी कहा जाता है और क्लोज पैक पोजीशन भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टेक्निक है, दैट इज मोबिलाइजेशन अंडर एनेस्थीसिया, MUA, ये हम लोगों ने काइनी में भी पढ़ी हुई है, ठीक है। मोबिलाइजेशन अंडर एनेस्थीसिया ये टेक्निक्स है जैसे कि जो कि एनेस्थीसिया के अंडर की जाती है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती हैं। यूजली ये एडहेजन्स को ब्रेक करने में की जाती हैं। फ्रोजन शोल्डर के अंदर ये टेक्निक्स बहुत ज़्यादा की जाती हैं। दीज आर द टेक्निक्स दैट आर परफॉर्म्ड बाय दी सर्जन्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पे आती है मसल एनर्जी टेक्निक्स। अच्छा, मसल एनर्जी टेक्निक्स हम लोगों ने पीछे भी पढ़ी थी। ये वो टेक्निक्स होती हैं जो जॉइंट की अंदर जो है मूवमेंट को प्रोड्यूस करेंगे बाय यूजिंग द एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डीप मसल्स, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास मसल एनर्जी की टेक्निक्स आ गई, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बहुत एक सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन आ गया इस चैप्टर का। ये डेफिनेशंस मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई हैं क्योंकि ये डेफिनेशंस हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग जो है वो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट मोशन यानी आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे।